हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेक जैन। मैंने आप लोगों के लिए एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है A+ क्लासेस और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th के एक चैप्टर लाइट से। ठीक है, लाइट, इस चैप्टर का पूरा नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे लाइट वर्ड का मतलब। लाइट क्या है? लाइट को हम लाइट एनर्जी भी कह सकते हैं। लाइट को हम क्या कह सकते हैं? लाइट एनर्जी। लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। यानी कि लाइट एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, लाइट रे कैसे चलती है? एक स्ट्रेट लाइन में, जो आपने क्लास 8 की एक्टिविटीज में भी देखा होगा। एक एक्टिविटी थी क्लास 8 में जिसमें कार्डबोर्ड रख करके, ठीक है, एक के पीछे एक कार्डबोर्ड रख करके और एक कैंडल लगा करके ऑब्जर्वर एक साइड से देखता था। ठीक है, और अगर ये बिल्कुल इनका पाथ, अगर ये बिल्कुल कोइंसिडेंट करते हैं ये होल्स, तो क्या होगा? वो लाइट रे उस ऑब्जर्वर की आईज तक पहुंच जाती थी, यानी कि उसको वो लाइट का रे दिखता था। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है हमारी? स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इसे मीटर पर सेकंड में कितना लिखेंगे? इसे मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, लाइट की ये स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये हम इसकी स्पीड मानते हैं वैक्यूम मीडियम में। इस मीडियम में, वैक्यूम मीडियम में लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड होती है 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसीलिए जब कभी बारिश होती है, बिजली कड़कती है, तो हमें क्या है? लाइट पहले दिखाई देती है, साउंड बाद में आती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है साउंड से, इसलिए लाइट पहले दिखाई देती है, साउंड हमें थोड़ी बाद में आती है। ठीक है, कुछ लोग इसे ऐसे भी कहते हैं कि भाई हमारी आँख आ गए हैं तो हमें लाइट पहले दिखाई देगी, कान पीछे हैं तो हमें आवाज़ बाद में आएगी, पर उसका ये नहीं है, उसका है लाइट की स्पीड से। उसके बाद हम यहाँ जानेंगे कि ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। एक तो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव देयर ओन लाइट या व्हिच एमिट देयर ओन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट होती है, खुद की लाइट को एमिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जांपल जैसे सन, जैसे स्टार, वैसे सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन भी एक अपने आप में स्टार में ही आता है। कैंडल, बल्ब, ग्लोबोम। ग्लोबोम किसे कहते हैं? ग्लोबोम बोलते हैं जूनू को, है ना, उसकी भी खुद की लाइट है। टॉर्च, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी खुद की लाइट होती है। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। उनकी खुद की नहीं होती, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मून, सबसे बड़ा एग्जांपल है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मून, चांद। ठीक है, ये रात को जो रोशनी करता है वो खुद की रोशनी नहीं होती इसकी, वो सन की लाइट को क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है और अर्थ तक, अर्थ की सरफेस तक पहुंचाता है। ठीक है, और मैं आपको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बता दूं, मिरर भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि जब उसके ऊपर लाइट डाली जाती है, इंसिडेंट की जाती है, तो वो भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, और सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने यहाँ देखा कि मून क्या करता है, अभी जैसे मैंने बताया, मून ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की यानी कि सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो अब हम जानेंगे रिफ्लेक्शन किसे कहता है ना, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसे हमने रिफ्लेक्शन हेडिंग है ना, तो हम जानेंगे रिफ्लेक्शन किसे कहता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट एक जगह बाउंस करे और टप्पा खाकर चले जाए। जैसे कि एक बॉल को जब हम, एक बॉलर जब मारता है एक जगह मारेगा तो वहाँ टकराएगी, टकरा करके टप्पा खाकर आगे चले जाएगी। वैसे ही जैसे सपोज करो ये एक मिरर है, ठीक है, सपोज कीजिए ये एक मिरर है, लाइट रेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, टकराती है, टकराई इस तरीके से और टकरा करके इस तरह से चली गई, ठीक है, ये आपने देखा भी होगा। तो यही जो फिनोमिना है, यही जो प्रोसेस है इसका, यही प्रोसेस कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या कहलाता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिसमें जो लाइट रे टकराती है उस लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा कर जाती है इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इससे रिलेटेड टर्म्स हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। फिलहाल बस सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन थी द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और साथ ही साथ अभी यहाँ जैसे हमने इससे समझा तो एक मिरर की जरूरत पड़ी समझाने के लिए। मिरर के बारे में भी अब एक छोटी सी बात समझ लो, ठीक है, मिरर के बारे में भी छोटी सी बात समझ लीजिए। जैसा कि आपने देखा होगा मैंने ये मिरर बनाया था इस तरीके से। तो मिरर क्या है? मिरर एक थीन, मिरर की क्या होती है? एक थीन फ्लैट सरफेस होती है जिसमें जो यहाँ ये मैंने डैश 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 से बनाए हैं ये इसकी बैक साइड होती है। कौन सी साइड होती है इसकी? बैक साइड, यानी पीछे की साइड होती है जहाँ पॉलिश होती है। क्या होती है यहाँ? पॉलिश। अब आगे की साइड की मैं बात करूँ यानी कि फ्रंट साइड की बात करूँ तो ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। कैसी सरफेस होती है ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहाँ किस चीज की पॉलिश हुई हुई होती है? यहाँ हुई हुई होती है कोटिंग, बल्कि यहाँ करते हैं या तो सिल्वर की कोटिंग या एल्यूमिनियम की कोटिंग। बट जैसे कि मैंने यहाँ आपको दो ऑप्शन बताए, सिल्वर की भी कर सकते हो या एल्यूमिनियम की भी कर सकते हो। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर की कर रहे हो तो सबसे बढ़िया है, वो सबसे बढ़िया इमेज बनाएगा, सबसे बढ़िया लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। सिल्वर क्योंकि एक्सपेंसिव है इसलिए हम सिल्वर की जगह क्या यूज कर सकते हैं? एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं मिरर की आगे की कोटिंग करने में, ठीक है। बट आप याद रखना सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अब एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंसान अपने आप को देखने के लिए मिरर में यहाँ खड़ा होगा कि यहाँ खड़ा होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड खड़ा होगा या बैक साइड की खड़ा होगा? तो वो खड़ा होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड, ठीक है। इसी के साथ अब मैं इसी में ही थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर जैसा कि ये था, उसमें जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आप अगर अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हैं, जैसे शीशे में डेली अपने आप को देखते हैं, तो वो सारी की सारी इमेजेस इरेक्ट इमेज होती हैं। कैसी इमेज होती हैं? इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज का मतलब होता है सीधी इमेज। सीधी मतलब ये हमारा देखो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही उसमें दिखाई दे रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर की चीज नीचे दिखाई दे रही हो, नीचे की चीज ऊपर, है ना। उल्टी इमेज जिसको इन्वर्टेड बोलते हैं, लेकिन हमें प्लेन मिरर में इरेक्ट इमेज दिखाई देती है, यानी कि सीधी की सीधी। जितनी इरेक्ट इमेजेस होती हैं वो सारी की सारी वर्चुअल इमेज भी कहलाती है। अब वर्चुअल इमेज किन्हें कहते हैं? वर्चुअल इमेजेस उन इमेजेस को कहते हैं हम जिनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, यानी कि किसी स्क्रीन पे नहीं ला सकते। जैसे प्रोजेक्टर क्या काम करता है कि स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होता है, इमेज बनाता है, वैसे काम नहीं कर सकते हम इसके साथ साथ। ये कैसी इमेज होती है? लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस भी कहलाती हैं। अब लेटरली इन्वर्टेड इमेज किन्हें कहते हैं? लेटरली इन्वर्टेड इमेज हम उन्हें कहते हैं जिसमें राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट दिखाई देता है। समझ रहे हो? राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। जैसे कि आप अगर अपने आप को ही हम मिरर में देखें तो अब और हम ये सोचें कि सामने एक जो इमेज बन रही है वो किसी दूसरे पर्सन की है, तो आप देखना जो आपका राइट हैंड है वो उसमें लेफ्ट साइड दिखाई देगा और लेफ्ट का राइट साइड। तो ऐसी इमेजेस को हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में कभी आपने अगर एम्बुलेंस देखा है तो वो उल्टा लिखा होता है इस तरह से,
देखिए इस तरह से, ठीक है। ये उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है पहले से? ये इसलिए पहले से उल्टा लिखा हुआ होता है जिससे कि अगर उस एम्बुलेंस की कहीं इमेज बनती है किसी के दूसरे व्हीकल के रियर व्यू मिरर में, तो वो एम्बुलेंस इन्वर्टेड का, जब इन्वर्टेड कोई चीज होगी तो क्या हो जाएगी, सीधी दिखाई देगी उसके मिरर में, ठीक है। और क्या होता है, ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल्स टू इमेज साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट का जितना साइज होता है इमेज का साइज भी प्लेन मिरर में उतना ही आता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ठीक है। सपोज कीजिए जैसे कि मैंने ये एक मिरर बना दिया, ये एक मिरर के सामने एक इंसान खड़ा है, ठीक है। आप लेट कीजिए कि उसकी उससे डिस्टेंस जो है 2 मीटर है, मिरर के अंदर उसकी इमेज भी बन रही होगी, तो आप खुद सोचिए कि ये इमेज इस मिरर से कितनी दूर है। ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट है रियल भी, ये उसकी इमेज बन रही है। अब आप खुद सोचिए, जैसे कि मैंने आपको ये समझ में आया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ऑब्जेक्ट मिरर से जितना डिस्टेंस पर है, इमेज भी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर होगी, यानी कि ये भी 2 मीटर की डिस्टेंस पर ही होगा। इसमें क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके पास एमसीक्यू में, एग्जाम में, कि सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट 1 मीटर पीछे चला जाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 मीटर पीछे चला जाए, अगर 1 मीटर पीछे चला जाएगा तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। अब आपसे पूछा जाए डायरेक्ट कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस बताओ क्या हो सकती है। तो हो देखिए 3 है तो ये भी 3 होगी, और इस बार मैंने आपसे इमेज की मिरर से डिस्टेंस नहीं पूछी, इमेज की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस पूछी थी क्वेश्चन में, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 3 + 3 6 मीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई होगी। एक मैं आपको इसका यूज भी बता दूं, प्लेन मिरर का यूज कहाँ होता है, बहुत जगह यूज होता है। चलो जैसे मेकअप मिरर में, ठीक है, कहाँ यूज करते हैं, मेकअप मिरर, ठीक है। और पेरिस्कोप, पेरिस्कोप किसे कहते हैं, पेरिस्कोप कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ मिरर लगा हुआ होता है, ठीक है। सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो ज़्यादा हाइट पे है, वहाँ उसे देखने के लिए पेरिस्कोप डिवाइस का यूज़ करा जाता है। या आपने डोरेमोन जैसे उन कार्टून्स में खूब देखा होगा। पेरिस्कोप दूसरा हो गया कलाइडोस्कोप, इसका इस्तेमाल डिज़ाइनर्स करते हैं डिफरेंट डिज़ाइन के लिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी कुछ और यूज़ भी लिख सकते हो प्लेन मिरर में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ टर्म समझने के लिए। जब प्लेन मिरर पे लाइट इंसिडेंट होती है ना, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो सकती है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर कुछ इस तरह का होता है ना, ये भी लेटा हुआ है, आप ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है। ये है हमारा प्लेन मिरर, क्या है हमारा प्लेन मिरर, इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है। ये क्या हुई है, लाइट रे इंसिडेंट हुई है और ये रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। इस रे का क्या नाम बताया था मैंने आपको, देखो एरो की तरफ दे रहा हूं, ये एरो एक प्लेन मिरर की तरफ जा रहा है, दैट मींस ये है हमारी इंसिडेंट रे। एरो से एरो देख करके पहचानते हैं, ये एरो मिरर से दूर की तरफ जा रहा है, यानी कि दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे पहचान सकते हैं कि ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट होती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अभी तक आपने 3 टर्म समझी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक बात और,
जो पॉइंट होगा जिस पे लाइट रे इंसिडेंट करेगी उस पे ही अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लूं तो इस रे को हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इस लाइट रे को? लाइट रे नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। एंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे एंगल आर बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी कुछ टर्म्स थी, जैसे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल जो कि इस पे परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री में आएगा यानी सरफेस से, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर। एंगल आई में दोबारा आपसे पूछ लेता हूँ कौन सा एंगल होता है? एंगल आई एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। इसी तरह एंगल आर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का। इसके बाद हम एक हेडिंग समझ लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie on the same plane। तीनों के तीनों एक सेम प्लेन में होंगी। इस बात को आप समझिए ऐसे। देखिए अब ये देखिए, इसका पॉइंट देखिए, ये इंसिडेंट सपोज करिए ये सरफेस है, ये इंसिडेंट रे हो गई इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आ रही है इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से होगी, इसका पॉइंट देखिए, ये इधर को जा रही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है इस पे परपेंडिकुलर इस तरह से, और ये तीनों की तीनों एक सेम प्लेन में होंगी। सेम प्लेन में मतलब एक सीध में, ठीक है। ये ऐसा नहीं हो सकती कि दो तो हो इस तरह से और एक हो इस तरह से, ऐसा हो ही नहीं सकता। तीनों की तीनों एक सेम स्टेटस में होंगी, यानी कि सेम प्लेन में। सेकंड लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, वर्ड्स में लिख सकते हैं आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद में इसी के ऊपर बेस्ड एक दो आपसे न्यूमेरिकल पूछता हूँ। देखिए सपोज की करते हैं हम कि ये हमारा प्लेन मिरर हो गया, प्लेन मिरर, ये हमारा नॉर्मल मैंने पहले बना दिया, और ये मैंने एक इंसिडेंट रे ले ली, ठीक है। एरो देखकर पता चल रहा होगा इंसिडेंट रे। सपोज कीजिए मैंने ये एंगल, ये वाला एंगल 30 डिग्री लिख दिया, और ठीक है, चाहो तो रिफ्लेक्टेड रे भी चलो मैंने बना दी। अब आपसे अगर एंगल आई पूछा जा रहा है, बताइए एंगल आई क्या होगा, है ना। यहाँ 20-30% बच्चे ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई 30 डिग्री होगा सर, पर 30 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया था एंगल आई क्या होता है। एंगल आई होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, यानी कि ये एंगल पूछा है मैंने आपसे, और ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है पूरा। कहाँ से कहाँ तक, किसके और किसके बीच में कह रहा हूँ मैं, प्लेन मिरर और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो 90 में से 30 आप माइनस करेंगे तब आपको ये एंगल आ जाएगा, 90 माइनस 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये एंगल आई हमारा आ गया। एंड सपोज कीजिए आपसे एंगल आर भी पूछा होता, तो एंगल आर कितना होता है, ये एंगल कितना होता है, यहाँ तो एंगल ही नहीं दे रखा, फिर कैसे निकालते आप ये वाला एंगल। तो आप ये वाला एंगल इस तरह से निकाल सकते थे कि हमें पता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। अगर आई 60 आया है तो आर भी हमारा 60 डिग्री होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। सपोज कीजिए ये हमारा एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे,
ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। और इस बार मैं मान लेता हूँ नॉर्मल भी, देखो फिर नॉर्मली परपेंडिकुलर होता है तो नॉर्मल भी यही है। नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे दोनों की दोनों रे मेरी कोइंसाइड हो रही है, यानी एक के ऊपर एक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मेरे को एंगल आई भी बताओ और एंगल आर भी बताओ। क्या होगा? एंगल आई 90 डिग्री होगा क्या? ये 0 डिग्री होगा? देखिए एंगल आई इंसिडेंट एंगल, ये होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। पर जब दोनों की दोनों एक के ऊपर एक है, कोइंसाइड है, तो इनके बीच का एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा? तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा हमारा 0 डिग्री का। और अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी हमारा कितना होगा? 0 डिग्री का होगा।